हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग पुनः आप सभी के समक्ष बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को उपस्थित है। और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 121 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया विथ एनालिसिस, और इसकी अगली कड़ी आज हम लोग सॉल्व करते हैं। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122, और क्वेश्चन नंबर 122 पूछ रहा है कि क्लोरोफिल्स में उपस्थित कौन सा धातु आयन, मेटल आयन, उत्प्रेरक की भूमिका में होता है, कैटलिस्ट की भूमिका में होता है। Which metal ion perform as catalyst or acts as catalyst in chlorophyll? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्लोरोफिल में जो धातु आयन होता है वह मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। और मैग्नीशियम आयन ही कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। कैटलिस्ट आप सभी पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट वह पदार्थ है या वह तत्व है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो क्लोरोफिल्स में मैग्नीशियम आयन होते हैं जो कैटलिस्ट की भूमिका में होते हैं, है ना। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चा लोग मैग्नीशियम आयन, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। बहुत ही फेमस क्वेश्चंस को लेकर बीपीएससी विद्यापीठ आपके समक्ष आता रहा है। और ये क्रीम क्वेश्चंस हैं जिनको एवरग्रीन कहते हैं। इनमें एक और सवाल आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। आखिर किस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम आयन जो है यह कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। इनफैक्ट होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग होते हैं। इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल जो ब्रेक करता है, इसी रिएक्शन में मैग्नीशियम आयन कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। ये कभी कभार आते हैं लेकिन प्राइम क्वेश्चन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 123, रक्त स्कंदन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग में किस आयन की भूमिका होती है? दो तीन प्रश्न काफी फेमस हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि श्वसन की क्रिया में किस आयन की भूमिका होती है, किस धातु आयन की भूमिका होती है? तो लोहा आयन, क्योंकि श्वसन की क्रिया में हीमोग्लोबिन गैस का परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन में लोहा आयन है। इसी तरह से क्लोरोफिल में कौन सा आयन है, या प्रकाश संश्लेषण में किस धातु आयन की भूमिका मुख्य होती है? तो मैग्नीशियम आयन। इसी तरह से ब्लड क्लॉटिंग में किस आयन की भूमिका मुख्य होती है? तो ब्लड जो हम लोग का क्लॉट करता है, मीन्स कटने, कोई भी टिश्यू या ऊतक कटता फटता है, घायल होता है तो ब्लड बाहर आता है। और ब्लड जो क्लॉट करता है शरीर के बाहर, उसमें कैल्शियम आयन की भूमिका प्रमुख होती है। इसका आंसर होगा कैल्शियम आयन। फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन होता है कि हमारी जो तंत्रिका है उसके संचालन में किस आयन की भूमिका मुख्य होती है? तो वहाँ सोडियम और पोटेशियम दोनों आयन की भूमिका मुख्य होती है। तो आयन वाला पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 ही 4 क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। ध्यान रखेंगे, सभी सवाल आपके बनेंगे। और प्रश्न संख्या 124 पूछता है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? Which among the following is correct? पहला है कि प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनफैक्ट क्या है, हम सभी जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चे लोग, ये 2 तरह के होते हैं।
कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो पर्यावरण से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में पर्यावरण से या वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसे कहते हैं ऊष्माशोषी या अंग्रेजी में एंडोथर्मिक। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा रिलीज हो रहा है, केमिकल से हीट निकल करके एनवायरनमेंट में जा रहा है तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको कली चूना कहते हैं, को जल में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग दैनिक जीवन में व्यवहार में देखते हैं कि जब चूना को पानी में डाला जाता है तो वो खौलने लगता है, मीन्स हीट रिलीज हो रहा है। तो चूना क्या है? कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है। और जैसे ही वाटर में डाले तो खौलने लगा, मीन्स क्या? हीट रिलीज हुआ, एग्जोथर्मिक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन एग्जोथर्मिक है और कौन एंडोथर्मिक है। इनफैक्ट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश के साथ साथ थोड़ी मात्रा में ऊष्मा भी जाती है। तो ऊष्मा का थोड़ी मात्रा में अवशोषण होता है प्रकाश के साथ साथ, तो निश्चित रूप से यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और दूसरा है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एग्जोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो उसमें से आपको ये एनर्जी तो निकलता ही है, CO2 तो निकलता ही है, और वाटर के साथ साथ गैस भी निकलता है, हीट भी रिलीज होता है। इसका व्यावहारिक उदाहरण देखिए, जब सांस छोड़ रहे हो तो हाथ को यहाँ रखिएगा तो गर्म लगेगा हवा निकलने वाले सांस में, और थोड़ा देर रखिएगा तो हाथ भीग जाएगा, में जलवाष्प भी होता है। ये दोनों सही है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड रेस्पिरेशन जो है यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बोथ आर करेक्ट, हेंस आंसर विल बी सी, ए तथा बी दोनों, क्योंकि पूछ रहा है कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 125 पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, पारितंत्र, जिसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी आता है, तो एनर्जी का स्रोत क्या है? तो निश्चित रूप से इस धरती पर एनर्जी का अंतिम स्रोत जो है वह सूर्य ही है। क्यों भाई? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पहुंचता है पृथ्वी पर तो पादप जो होते हैं यह इसी से भोजन का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और यही एनर्जी देता है। तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स अगर कोई है इस धरती पर तो वह सूर्य ही है, इसीलिए इसका आंसर होगा सूर्य। कई बच्चे कंफ्यूजन में हरे पादप लगा देंगे, लेकिन नहीं, हरे पादप उत्पादक है, प्रोड्यूसर है फूड चेन में या इकोसिस्टम में। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज का को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और इसके लिए इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ भी हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विच एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है किस एनर्जी में? तो हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट एनर्जी जो होता है यह ट्रांसफॉर्म होता है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि सन का लाइट आया और उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस में क्या बना? ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन हमारा है ना। और यहाँ पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स इस अर्थ पर सूर्य कई रूप में एक ही क्वेश्चन को घुमाते रहता है। तो क्वेश्चन को जो आप लोग बनाते हैं, प्रैक्टिस जो करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्वेश्चन देखें, आंसर ये है, रट लिए, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं। और उस क्वेश्चन को जब ट्विस्ट करता है, ये इसी रूप में अगर तभी बनेगा अगर आपने रटा है, और अगर आपने एनालाइज करके समझ लिया है तो क्वेश्चन किसी रूप में है बनेगा। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की पढ़ाई आप कर रहे हैं, चाहे कहीं भी अपने भी या कहीं भी कर रहे हैं,
तभी सफलता संभव है। क्योंकि अब के समय में अगर आप ये चाहें कि हम पुरानी पद्धति से, पुरानी परंपरा से रट्टा मार के, जैसे अभी टीचर वाले एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला टीचर के एग्जाम में, जिन्होंने इस बार भी ट्रेडिशनल तरीके से किया, उनका रिजल्ट संभवतः नहीं ही आया। और जिन्होंने बढ़िया से बीपीएससी स्टैंडर्ड का तार्किक ढंग से पढ़ा था, रिजल्ट उन्हीं का आया। जितने भी करीब बच्चे थे सभी का सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने उस लेवल से पढ़ा था। इसलिए बेहतर पढ़ाई ये होती है, एक बार में सभी आपको याद होंगे। अब अगला क्वेश्चन है 126, निम्न में कौन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक है? Which among the following is the best indicator of सल्फर डाइऑक्साइड? तो भाई आप सभी जानते हैं कि हमारे रसायन शास्त्र में या विज्ञान में सूचक, इंडिकेटर एक बड़ी भूमिका निभाता, बड़ा प्रश्न का दायरा बढ़ाता है केमिस्ट्री में खास करके। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिनको देख करके हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है। जैसे अगर हमारे 2 गिलास में 2 घोल रखा हो और आपको पूछा जाए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, आप देख कर नहीं बता सकते। बहुत सारे ऐसे एसिड और बेस होते हैं, बहुत सारे एसिड बेस को चख भी नहीं सकते हैं हम लोग, तो भाई कैसे जानकारी मिलेगी? तो उसके लिए इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर लिटमस पेपर होता है, फेनोल्फथालीन होता है, ये क्या कहते हैं, कैबेज का रस, बंद गोभी का रस होता है, अड़हुल का रस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। आपको फेनोल्फथालीन होता है, ये क्या कहते हैं, हल्दी का टर्मरिक रस होता है, हल्दी का रस होता है। तो इंडिकेटर जो किसी चीज़ के बारे में, सूचक जो किसी चीज़ के बारे में बताए कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ बड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है कि SO2 का सर्वोत्तम सूचक है। तो हम सभी जानते हैं कि SO2 का सर्वोत्तम सूचक का मतलब ये हुआ कि आजकल आम्ल वर्षा एक प्रदूषण की समस्या है, और आम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की भूमिका होती है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है वाटर से रिएक्ट करके, नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है वाटर से रिएक्ट करके, कार्बन का ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है वाटर से रिएक्ट करके। और ये सब जब बर्फ के वायुमंडल में, ऊपर में तो जलवाष्प है बादल में, और वहीं पर ये सब गैस रिएक्ट करके अम्ल बना लेते हैं, और उसी वर्षा जल के साथ जब गिरते हैं तो अम्ल वर्षा है। और अम्ल वर्षा में सबसे खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका उत्तरदायी जो घटक है, कंपोनेंट है, वो सल्फर का ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड। और एसिड और बेस को बताने वाला जो लिटमस पेपर है वो किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो अगर किसी एरिया में अम्ल वर्षा हो और सल्फ्यूरिक एसिड गिरे तो किसको प्रभावित करेगा? लाइकेन को, क्योंकि लाइकेन से ही लिटमस मिलता है, तब ना वो लिटमस पेपर होता है, या लिटमस का जूस भी होता है। तो पेपर होता है या जूस होता है तो उसके कलर को चेंज करता है, मीन्स उसको इफेक्ट करता है। तो लिटमस को इफेक्ट करता है, तो लाइकेन उसी से ना बनता है, लाइकेन से लिटमस बनता है। एक क्वेश्चन को देखिए कितना जबरदस्त ढंग से घुमाए हुए हैं। तो जिनको पूरा कॉन्सेप्ट होगा कि एसिड लिटमस को इफेक्ट करता है और लिटमस लाइकेन से बनता है, और सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण का या अम्ल वर्षा के उत्तरदायी है, तो 3 कॉन्सेप्ट जिनके पास होगा उनमें से यह प्रश्न बनेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग ए, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 127, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? इकोसिस्टम में क्या इंक्लूड है? इकोसिस्टम तो देखिए सिंपल है, इकोसिस्टम का सिंपल अर्थ होता है, ऑप्शंस को देखें पहले है, या इकोसिस्टम का सिंपल अर्थ समझिए, इंटर रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड देयर एनवायरनमेंट। एक लाइन में इसका डेफिनेशन होता है समझने के लिए। इंटर रिलेशन, अंतर संबंध। देखिए एक शब्द पढ़ते हैं संबंध, एक अंतर संबंध। तो अंतर संबंध शब्द का प्रयोग तब होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करें। तो होता क्या है कि प्राणी जहाँ होता है उसके चारों ओर पर्यावरण होते हैं,
और पर्यावरण प्राणी पर प्रभाव डालता है और प्राणी भी अपनी एक्टिविटी से पर्यावरण को प्रभावित करता है, तो इंटर रिलेटेड हो गए कि नहीं हो गए। तो प्राणी और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को, इंटर रिलेशन को इकोसिस्टम या हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बनेगा कि किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर तथा अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर नहीं, ये खाद्य श्रृंखला का चीज है। दूसरा है किसी क्षेत्र विशेष के सभी पौधे तथा पशु नहीं, किसी क्षेत्र विशेष के सभी पौधे तथा पशु को अगर लिया जाए संकुचित अर्थ में, यह जैव विविधता को सूचित करेगा, बायोडाइवर्सिटी को, ना कि इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम का मतलब कि एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन। तो ऑप्शन सी देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के समुदाय यानी कम्युनिटी, चाहे वो एनिमल का हो या कोई भी किसी का कम्युनिटी हो, तथा उनके परिवेश यानी इन्वायरमेंट। तो अनडाउटेबली इसका आंसर होगा बच्चे लोग ऑप्शन सी। इसके बाद है जैव विविधता। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैव विविधता का अर्थ है प्राणी तथा पादपों की विविधता या किसी खास क्षेत्र के फ्लोरा और फौना की विविधता। तो फ्लोरा माने प्लांट और फौना माने एनिमल। तो प्राणी और पादपों की विविधता को सरल अर्थ में जैव विविधता कहते हैं। अब इसी के हिसाब से इसका अर्थ निकलेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट, और आजकल जनरली घुमा के ही पूछा जाता है। तो अब देखिए कि हैबिटेट की स्थानीय विविधता, हैबिटेट माने होता है प्राणियों का आवास। तो आवास की स्थानिक विशेषता विविधता ये नहीं होगा। जैव विविधता का अर्थ है प्राणी और पादपों की विविधता सामान्य, तो ये नहीं होगा। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, यही इसका आंसर होगा। क्यों है? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणी और पादप कोई भी होते हैं, और प्राणी और पादप की विविधता तो पारिस्थितिकी तंत्र में होता ही है। साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणी और पादप और उसके इन्वायरमेंट के रिलेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे लोग पारिस्थितिकी तंत्र। ये निर्भर करता है, देखने के बाद इसको सेंस लगाना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए। इसका बेस्ट सेंस है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, यानी जो सूचित करता है प्राणी और पादप की विविधता को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रत्येक अगले स्तर पर। तो हम सभी जानते हैं खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि भाई सबसे नीचे उत्पादक होते हैं हरे पादप। हरे पादप को खाने वाले कौन होते हैं? शाकाहारी, तो उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी को कौन खाते हैं? मांसाहारी, तो उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तो सबसे नीचे पादप है, यह उपभोक्ता नहीं, यह उत्पादक है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाता है सन से एनर्जी लेकर के। अब ग्लूकोज बनाया, अब उसको कौन खाया? पादप को कौन खाया? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। तो वहाँ का ग्लूकोज कहाँ गया? शाकाहारी में गया एनर्जी। और शाकाहारी को कौन खाया? मांसाहारी। तो शाकाहारी से एनर्जी कहाँ गया? मांसाहारी में। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर एक स्टेज से दूसरे स्टेज, एक लेवल से दूसरे लेवल में होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक अगले स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, वृद्धि होती है, ना तो हानि और ना ही वृद्धि होती है, इनमें कोई नहीं। तो होता क्या है कि प्रत्येक अगले स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है। क्यों भाई? क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा ट्रांसफर होता है और उसका यूज करने में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस कर जाता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में एक स्टेप से अगले स्टेप पर जाने में एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू, ये भी पूछता है व्हाई, तो प्राइम ऑप्शन होता है ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते हानि होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि सबसे नीचे कौन होता है? उत्पादक। खाद्य श्रृंखला कई तरह के होते हैं, लेकिन सामान्य में उत्पादक में पादप। अब पादप को खाया कौन? शाकाहारी, तो वह कौन हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता।
शाकाहारी को खाया, मांसाहारी तो कौन होगा? द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो पादप प्रोड्यूसर है, प्लांट प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट। उसको खाने वाला जो है हार्बीवोर्स, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हार्बीवोर्स, शाकाहारी, यह प्राइमरी कंज्यूमर है। हार्बीवोर्स को कौन खाया? कार्निवोर्स, मांसाहारी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो पादप प्रोड्यूसर है और प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी यानी हार्बीवोर्स है, और मांसाहारी यानी कार्निवोर्स जो है यह सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसके बाद जैव विविधता के संबंध में क्या सही है? बायोडाइवर्सिटी बहुत ही प्रमुख टॉपिक होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। तो मेरा कोशिश रहता है तो मैं जो भी लेकर के आपके आऊँ मोस्ट रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, और एक साथ उससे रिलेटेड अगर 4-5 क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो टॉपिक का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बड़े साइंटिफिकली क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है, और हर एपिसोड का क्वेश्चन साइंटिफिकली अरेंज है। तो आपको अगर आप गौर से सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका पर्पस सॉल्व होंगे और कॉन्सेप्ट एक अच्छा खासा बनेगा, और उससे रिलेटेड आगे भी प्रश्न बनेंगे। अब देखिए कि लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संबंध में क्या सही है? 1, जैव विविधता शब्द को वाल्टर डी रोजिन द्वारा गढ़ा गया था। अनडाउटेबली द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर डी रोजन। वाल्टर डी रोजन ने सबसे पहली बार बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन किए थे, यानी उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था, या सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग वाल्टर डिरोजन ने ही किया था, जीरोजन ने। ये सही है। दूसरा है कि जैव विविधता का जन्म फादर E.O. विल्सन को माना जाता है। इट्स ऑल्सो करेक्ट। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी is undoubtedly considered as, E.O. Wilson is considered as the father of biodiversity, and the term biodiversity was first of all coined by Walter J. Rosen. Hence, both statements are correct, and undoubtedly answer will be 1 and 2, means option C. तो मेरा विश्वास है कि विद्यापीठ जिस उद्देश्य से आप सभी के समक्ष साइंटिफिकली अरेंज क्वेश्चन, जो हर टॉपिक के प्राइम क्वेश्चन को बनवा रहा है, से रिलेटेड मेटेरियल को लेकर आपके समक्ष आ रहा है, बीपीएससी विद्यापीठ अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है, संभवतः ये हम नहीं कह सकते। तो आपको अगर लगता हो कि अगर बीपीएससी विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा है या कोई कमी है तो आप कमेंट जरूर करें, अच्छा भी है तो भी आप कमेंट करें, ताकि विद्यापीठ उत्साह बना रहे और आपकी समस्याओं के अनुकूल हर चीज़ को लेकर उपस्थित होता रहे। और यहाँ की जो पढ़ाई है इसमें थोड़े से धैर्य की ज़रूरत है, और धैर्य रखेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए पूरी तरह लाभकारी सिद्ध होगा और आपकी सफलता में एक अच्छा खासा योगदान दे पाएगा। बीपीएससी विद्यापीठ अपने उद्देश्य में सफल होगा। और अगर चैनल और कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और पुनः इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर बीपीएससी विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए